हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, ये आपके एक तरह से नोट्स हैं। ठीक है, उनको मैं समझा दूंगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले यहाँ पे देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों को निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब कुछ ऐसे होते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ, मतलब कुछ भी हम कुछ भी बना रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक पदार्थ है, उसमें हम कुछ मिला के या फिर कुछ भी परिवर्तन करके हम कोई दूसरा पदार्थ बना लेते हैं, या फिर उसका दूसरे पदार्थ का गुण आ जाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? दो देखो, दोबारा से समझा रहा हूँ कि जैसे कोई पदार्थ है हमारे पास, उस पर हम कोई भी क्रिया करते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी करते हैं। जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी में मैंने एक चीनी मिला दी, ठीक है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई, मेन अभिक्रिया क्या हुई? चीनी मिलाना, ठीक है, तो ये मेन अभिक्रिया हुई। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सेकंड देखो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखो, जो मेन पदार्थ होता है, मतलब जो हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, ठीक, शुरू में लिया हुआ पदार्थ अभिकारक कहलाता है। सिंपल सी बात है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मतलब लास्ट में जो जाके बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। कुछ ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने देख लो, पाँच भोजन का पाचन देखो, जैसे हम भोजन खाते हैं वो अलग है, फिर पेट में जो क्रिया होती है वो अलग होती है, फिर आप लोग समझ रहे हो, लोहे पर जंग लगना, ये मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, मतलब इस लाइफ में, मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हर जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कहने की बात ये, टाइम के साथ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, जो आपने मेन चीज़ जो समझना था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वो चीज़ आपने समझ ली। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है, यहाँ पे देखो ये वाला रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण अवस्था में मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, गैस निकलती है। ठीक है, आगे देखो, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक समीकरण द्वारा किया है। अब हम देखो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि हमने खाना खाया, खाना पेट में गया, वो पच गया, ऐसा तो नहीं बोलते। खाना एक्चुअल में है क्या? है ना भाई, खाना हम विटामिन बी ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो वो हमें रासायनिक समीकरण उनके फॉर्मूले से हमें दर्शाना पड़ेगा, वही रासायनिक समीकरण होती है। कहने की बात यह है, रासायनिक समीकरण देखो जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे आपको दिख रखा है लिखा हुआ। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या अभिकारक, वो जो मैंने अभी बात समझाई आपको, वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, आगे, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के साथ ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। मतलब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है, संतुलित होनी चाहिए, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उसका निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो ये इधर मटेरियल बना है उतना ही इधर मटेरियल बनेगा। कहने की बात ये है, देखो एफ का एफ ई एक है ना, देखो यहाँ पे एफ ई एक है, देखो यहाँ पे एफ ई एक है, तो यहाँ पे दो बन गया, यहाँ पे क्या गया, देखो यहाँ एफ ई हो, यहाँ पे दो बन रहा है, एफ ई टू, तो ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो ये संतुलित नहीं है, तो हम इसको संतुलित करेंगे, तो ये बना एफ ई प्लस 4O2 Fe2 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ भी संतुलित नहीं हुई, तो 3, मैं तो आपको ना एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जैसे Fe प्लस H2O, ये Fe3 Fe2O3। अब देखो यहाँ पे Fe था, यहाँ पे Fe क्या है, Fe यहाँ पे 2 है, मतलब एक है, सिंगल है, H2 2 है, O 1 है, इधर Fe 2 है, तो मैं सबसे पहले तो मैं Fe2 है ना, मैं इधर Fe2 करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर लिया। अब क्या हुआ, अब 2 Fe हो गए, अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, एक ही है, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर लूँगा। ठीक है, अब देखो 3 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन अब इससे क्या हुआ, अब इससे क्या हो गया, मेरे पास H2 है ना,
H2 दो तो H2 थे, H दो थे, लेकिन 2 की गुणा 3 से हो गई तो H हो गया मेरे पास 6 और देख H कितने हैं 2, ठीक है। तो मैं अगर मैं इधर 3 से गुना कर दूंगा इधर भी तो H इधर 6 हो गए। अब जरा देखो Fe2 H कितने हैं 6, H कितने हैं 6 और देखिए Fe और O3 और कितने हैं इधर 3 इधर भी 3, तो समीकरण संतुलित हो गई है, ठीक है। तो ये समीकरण ये सभी अभिक्रिया संतुलित हो गई है, मैंने आपको करके दिखा दिया है। देखो आगे भी आपको ये आ रहा होगा लिखा हुआ, देखो इसने Fe3 था, ठीक है, Fe3 4H2 इसने कैसे किया समझ में नहीं आया। 3Fe हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 3 से 4 की जगह 3 से मल्टीप्लाई किया था, 6 आ गया था, 3 to 6 और यहाँ पे 3 से किया था। देखो Fe2O3 था हमारे पास, देखो यहाँ पे O3 था, इन्होंने O4 किया बस, ठीक है। यहाँ पे O4 कर इनकी गलती है, इन्होंने O4 किया है, ठीक है। हमारा सही था, ठीक है, आप समझ में आ गया, हमारा सही था और कोई गलती नहीं थी, ठीक है। आप ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था की लिखना, ठीक है। तो अभिकारक जो भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस ठोस द्रव गैस होता है, मेन चीज 3 होती है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जो मैंने वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 तो होंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कोयले का दहन, सी कार्बन मिलता है प्लस O2 के साथ ही जलता है, गैस वायु के साथ जलता है, तो वायु में क्या होता है O2 होता है, तो बन जाता है आपका CO2। जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 2H2, ठीक है, 2H2 बन गया। फिर आ गया, देखो ये आपको ना, आप बोल रहे हो कि यार हमें कैसे पता लगेगा, ये आपको लर्न करनी है। ये एक जैसे कहते हैं ना बेसिक चीज़ें आपको सभी लर्न करनी है। और मैं तुमको बता दूँ, ये बेसिक, ये वाली बेसिक है ना, ये वाली बेसिक, ये आपके हर जगह फंसेगी, 11th में फंसेगी, 12th में फंसेगी, 12th में भी ये आपको, तो अभी से पढ़ लो, ठीक है। 9th में नहीं पढ़ा, आप 10th में पढ़ लो। CaO प्लस H2O, तो क्या बनेगा CH का होल ट्वाइस प्लस, मतलब एक ही बनेगा CH का होल ट्वाइस। अब आप यहाँ पे काउंटिंग करो, Ca एक है, यहाँ पे C एक है, और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे O 2 हो गए, H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। तो इसको बुझा हुआ चुना बोलते हैं। बुझा हुआ चुना सूत्र क्या था, CaH का होल ट्वाइस, और बिना बुझा हुआ चुना क्या था, CaO, ठीक है। अब ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, देखो सिंपल सी बात है, जो ऊष्मा निकाले वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप ये तो देखो, अब मैंने बता दिया आपको, जो ऊष्मा जिन अभिक्रियाओं से ऊष्मा प्राप्त होती है तो वो क्या होता है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। इतना लिखना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। फालतू की ये बकवास भी आप ना लिखो तो भी ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। CH6H12O6 प्लस 6O2 आसान है, ठीक है, आप ही कर लोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूट जाता है 2 पदार्थ में, ठीक है, याद देख लो। इसमें क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है। उदाहरण आपको उदाहरण दे रखा है, आप इसमें उदाहरण ये वाला लर्न करना, ठीक है, आगे भी काम आएगा। CaCO3 चूना पत्थर हो गया, CaCO3 बिना बुझा चूना क्या होगा, CaO, ठीक है, COD गैस निकलती है, वृद्धि वियोजन। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन होता है, ये आपका नहीं आती है, ठीक है। फिर आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। देखो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ को ध्यान रखना। ऊष्मा शोषण में क्या होता है, ऊष्मा को आपको जरूरत पड़ती है उसमें, ठीक है, उसमें ऊष्मा निकलती है, उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, अवशोषित होता है एक तरह से, ठीक है। फिर विस्थापन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। विस्थापन, इन अभिक्रिया में अधिक, मतलब इनमें क्या होता है, इनमें ना ये वाले एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। देखिए यहाँ चला गया, ये Fe के साथ जुड़ गया, तो एक दूसरे से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। लोहे की कील में भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया, ठीक है, ये आप पढ़ लोगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उपचयन अपचयन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब उपचयन कब होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन कम होती है, क्या बात है, ह्रास मतलब कम होना, ठीक है, तो वो क्या होती है, उपचयन होती है। ये आप कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे,
इनको पढ़ लेना, ठीक है। और फिर आप कहते हैं अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, वो उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो उपचयन ऑक्सीजन की प्लस H माइनस, अपचयन ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। ये आप देखना, ये फालतू जीवन जीवन में उपचयन अभिक्रिया को ये आप देखना। संक्षारण, ये वाली इंपॉर्टेंट है, संक्षारण ये आता है पेपर में, ठीक है। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, वो संचारित हो जाती है, ठीक है। विकिरण तो इतना ही था जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। उसी में आप अगर ज़रूरत पड़ी, बहुत बच्चों के कमेंट आए, तो मैं इस चीज़ को दोबारा से समझा दूंगा कॉपी पे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।